हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल अगेन। लास्ट लेक्चर में हमने मैट्रिक्स के प्रैक्टिस किए थे। आप लोग अगर न्यू ज्वाइन किए तो आप एक पिछला लेक्चर, एक ही आपका वीडियो निकला हुआ है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं। मैट्रिक्स की हमने प्रैक्टिस की हुई है। आज हम करने वाले हैं डिटर्मिनेंट टॉपिक्स का प्रैक्टिस स्टार्ट। तो जो लोग न्यू हैं उनको बता दें, आपको प्रैक्टिस किस तरह करना है कि जो स्क्रीन पर क्वेश्चन है उस समय वीडियो पॉज कर लीजिए, क्वेश्चन ट्राई कीजिए, उसके बाद फिर आप चेक कीजिए कि सॉल्यूशन क्या है। इस तरह आप अपने नॉलेज का टेस्ट भी कर पाएंगे और समझ पाएंगे कि हाँ आप कहाँ गलती कर रहे हैं। ठीक है, और पूरे क्वेश्चंस करने के बाद अपना एवेल्यूएशन कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। मैट्रिक्स हो चुका है, डिटर्मिनेंट स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोनों टॉपिक कनेक्टेड हैं तो कॉन्सेप्ट दोनों के मिक्स हो जाते हैं। ठीक है तो आपको दोनों टॉपिक एक साथ ही आना चाहिए, और ये इसका बहुत वेटेज है। कैलकुलस के बाद इसी का वेटेज आता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक सिंपल सा डिटर्मिनेंट दिया हुआ है जिसमें आपके पास एक रो तो कॉमन ही है। ठीक है, सेकेंड रो में तीनों नंबर सेम है, एक्स एक्स एक्स, बाकी सभी डिफरेंट है, और इसको सॉल्व करने के बाद आपको एक्स का वैल्यू बताना है। ठीक है, यहाँ तो हम चाहें तो चेक कर सकते हैं कि ऑप्शन उठा के एक्स के अगर रिप्लेस कर दें तब भी हमारा आंसर आ सकता है, लेकिन इसको हम सॉल्व करके देखते हैं क्या आएगा। तो एज यूजुअल सिंपल प्रॉब्लम है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना बनाएं, ज़्यादा कोई प्रॉपर्टी का भी यूज़ नहीं है, इसमें डायरेक्ट सिंपल एक्सपेंशन करते हैं। जैसे 2 बाकी ब्रैकेट में क्या आएगा, एक्स माइनस 9x, उसके बाद -3, उसके बाद आपका आ जाएगा यहाँ से x माइनस 4x प्लस 2 और 9x माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। एक्सपेंशन किया, इक्वेशन बन गई। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो कितना आएगा, 2x, ये x माइनस 9, ये हो गया माइनस का 8x और सिंपल 16x, 3x माइनस 3 प्लस 9x, 5x इंटू 2 प्लस 10x प्लस 3 इक्वल टू 0। 19 माइनस 16, 3x प्लस 3 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू -1। सिंपल, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल। दो अलग डिटर्मिनेंट दिए हुए हैं, 2/2 के डिटर्मिनेंट है। अब इसमें क्या है, ऐसा क्वेश्चन में क्या है, 2/2 दे देंगे, 3/3 के डिटर्मिनेंट दे देंगे, और आपसे क्या पूछेंगे कि दोनों डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लाई करो और फिर आप डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करो। मतलब डायरेक्ट डिटर्मिनेंट नहीं होगा, पहले मल्टीप्लिकेशन होगा। तो प्रॉपर्टी क्या होता है कि आप इसको दोनों का सेपरेट डिटर्मिनेंट निकालो और मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में ऐसा कर सकते हैं, प्लस माइनस में नहीं कर सकते। हम ऐसा नहीं कर सकते कि a प्लस बी का अगर डिटर्मिनेंट निकालना है तो मैं a डिटर्मिनेंट प्लस b डिटर्मिनेंट निकालो, तो ये टोटली रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना। मल्टीप्लाई में आप ऐसा कर सकते हैं कि आप सेपरेट डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करें और दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ए का जो डिटर्मिनेंट आएगा वो कितना आएगा, 400 माइनस 500, दैट इज़ -100, और बी का डिटर्मिनेंट सॉल्व करें तो 150 माइनस 80 इक्वल टू 70। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी सॉल्व करना है, तो ए डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई विथ बी डिटर्मिनेंट विच इज़ -100 इंटू 70 इज़ -7000। -7000 करेक्ट आंसर है। कैलकुलेशन करना इतना टफ नहीं था, बस कॉम्प्लिकेटेड क्या बनाया था कि मल्टीप्लाई के बाद डिटर्मिनेंट है, तो आपको प्रॉपर्टी पता है तो आप इसको ईजिली विद इन अ सेकेंड कर सकते हैं। अदरवाइज नहीं तो मल्टीप्लाई करने बैठे तो एक पूरा टाइम खाएगा मल्टीप्लिकेशन में, देन फिर 2/2 का ही मैट्रिक्स बनना है, ईजीली सॉल्व हो जाएगा, बट मल्टीप्लिकेशन टेक सम टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और मैट्रिक्स है, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट निकालने को बोला है। तो हमें प्रॉपर्टी मालूम होना चाहिए। इसके साथ क्या प्रॉपर्टी होती है कि भाई एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट क्या होता है, ए का डिटर्मिनेंट निकालो और पावर ले लो कितना, n-1। n-1 क्या होता है, n क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। और ये याद होना चाहिए कि आपको हमेशा डिटर्मिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स का ही आएगा, तो n वैल्यू एक सिंगल रो और कॉलम दोनों को रिप्रेजेंट करेगा। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो भी है, जैसे अगर 3/3 का अगर मैट्रिक्स है मेरे पास, तो उसका एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट क्या होगा, डिटर्मिनेंट ए की पावर 2। अच्छा, अब लेकिन डिटर्मिनेंट सॉल्व करना यहाँ पर आसान हो जाता है, क्यों, क्योंकि ये है आपका डायगोनल मैट्रिक्स।
तो डायगोनल मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट इजी है। कैसे? डायगोनल नंबर्स का मल्टीप्लाई कर दूँ, डायगोनल के मेंबर्स आपके कितने हैं, ओनली उन्हीं का मल्टीप्लाई करेंगे तो डिटर्मिनेंट आ जाएगा। तो डिटर्मिनेंट में क्या है, डायगोनल के मेंबर मल्टीप्लाई कर दीजिए हमेशा, कोई भी नंबर हो। डायगोनल मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट निकालना है, इजी है। डायगोनल नंबर्स का मल्टीप्लाई करें, कितना आ गया, ए क्यूब। एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट निकालना है, स्क्वायर कर देते हैं, विच इज़ ए क्यूब का स्क्वायर यानी कि ए पावर 6। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो हमने प्रॉपर्टी क्या याद रखने वाली है, ये वाली। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, क्वेश्चन नॉर्मली बन जाता है इससे। 4th नंबर, एक और प्रॉपर्टी जो आपको याद रखना है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। एक कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है आपका 3। ठीक है, सिंपल सी बात है, ऑर्डर 3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है, और कंडीशन क्या दे दिया है कि a इंटू एडजॉइंट a है 10i। ठीक, अब आपसे पूछा है कि भाई एडजॉइंट a का डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए। ठीक, अब यहाँ पर याद रखने वाली बात क्या है कि अभी हमने लास्ट क्वेश्चन जो था वहाँ से हमें मालूम है कि भाई इसका जो डिटर्मिनेंट आएगा वो डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ना तो मुझे ए पता है ना मुझे एडजॉइंट ए मालूम है। ए मैट्रिक्स बस ऑर्डर 3 का है, इतना ही जानकारी है, बाकी इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं पता अबाउट ए। इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन में कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी ही अप्लाई होगी, प्रॉपर्टी आपको याद होना चाहिए। अच्छा, प्रॉपर्टी देखते हैं, तो ए इंटू एडजॉइंट ए करते हैं या फिर एडजॉइंट ए इंटू ए करें, दोनों का आंसर सेम आएगा। और इस केस में आंसर क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। अगर मैं इसको इससे, अब जो कंडीशन में गिवन है, मैं अगर इससे कंपेयर करता हूँ, प्रॉपर्टी क्या है, ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। अगर मैं इससे कंपेयर करूँ तो मुझे क्लियरली समझ में आ रहा है कि जो tan है वही एडजॉइंट ए हो जाएगा। मुझे एडजॉइंट मिल गया, तो एडजॉइंट डिटर्मिनेंट ए मिल गया, डिटर्मिनेंट ए कितना हो गया 10, तो मुझे एडजॉइंट भी मिल गया। अब एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट कितना आएगा, tan स्क्वायर यानी कि 100। तो ये दो प्रॉपर्टी का कनेक्शन था यहाँ पर, मतलब डायरेक्टली क्वेश्चन प्रॉपर्टी वाइज ही था। आपको प्रॉपर्टीज़ याद है, कनेक्ट कीजिए, आंसर आ जाएगा। ओके, डिटर्मिनेंट में मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम आपका डायरेक्ट होगा प्रॉपर्टी बेस्ड। ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा ही नहीं जो आपको बहुत लेंथी प्रॉब्लम सॉल्व करना हो। कोई भी क्वेश्चन विदाउट प्रॉपर्टी के नहीं होगा और आप करना भी नहीं। ठीक है, प्रॉपर्टी ही प्रॉपर्ली रीड करें सारी। अच्छा, देखो जैसे नेक्स्ट है, ये भी प्रॉपर्टी बेस्ड है कि 3/3 का मैट्रिक्स है ए, जिसका डिटर्मिनेंट मुझे मालूम है कितना है 8, और 3a का डिटर्मिनेंट निकालना है। ठीक है, तो आपको यहाँ भी सेम प्रॉपर्टी क्या है, मैट्रिक्स में क्या करते थे कि कोई नंबर कॉमन लेना है तो वो सभी में से कॉमन आ जाता था। डिटर्मिनेंट में क्या होता है, रो वाइज या कॉलम वाइज एक चीज़ कॉमन आती है। जैसे यहाँ पे मुझे 3 मुझे बाहर लेना है ए में से, तो मैं कितने 3 बार आएगा, एक 3 बार नहीं आएंगे, जितने ऑर्डर है उतने ही 3 बाहर आएंगे, क्योंकि उतने ही रो या उतने कॉलम में से आप कॉमन लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्डर कितना है 3/3, तो कितने 3 बाहर आने चाहिए, 3 पावर 3। क्यों, प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर के ए कोई डिटर्मिनेंट है, के आपको बाहर लेना है, आ जाएगा, बट उसके पावर कितना ले लें, एन। एन अगेन इज क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो 3 के लिए क्या हो जाएगा, 3 पावर 3 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपको दिया हुआ 8, तो ये हो जाएगा 3 पावर 3 इज 27 इंटू 8, 27 इंटू 8 इज 216, 216 ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट आप देख रहे हैं सारे क्वेश्चन प्रॉपर्टी बेस्ड ही हैं, विदाउट प्रॉपर्टी कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है ये, ए इज़ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में हमने बात की थी लास्ट लेक्चर में। डायगोनल में सारे नंबर 0 हो जाते हैं, ऊपर नीचे अपोजिट साइन के साथ नंबर आएंगे सेम वैल्यू, है ना, ए आई जे इक्वल टू ए जे आई हो जाएगा माइनस का। अब यहाँ पर हमें बात करना है कि इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा। तो प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक है, और इसका जो ऑर्डर है वो क्या है, ऑड है। याद रखें प्रॉपर्टी, कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑर्डर अगर ऑड है तो डिटर्मिनेंट आंख बंद करके 0 लगा दीजिए, इसका आंसर हमेशा क्या आएगा, 0 ही आएगा।
आप कैसे भी सॉल्व कर लें, ठीक है। कैसे कि अगर मैंने डिटर्मिनेंट ए का ट्रांसपोज लेता हूँ तो क्या आएगा, -a। इसको प्रूफ कर लेते हैं। ए ट्रांसपोज इक्वल टू कितना होगा, -a। अगर मैं इसमें डिटर्मिनेंट लेता हूँ तो ऐसा आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू डिटर्मिनेंट -a, ठीक। तो ए ट्रांसपोज और ए का सेम ही होता है, ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट और ए का डिटर्मिनेंट तो सेम आएगा, तो मैं इसको ए से रिप्लेस कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन ये जो माइनस मल्टीप्लायर है वो -1 मेरा बाहर आएगा, ठीक है। -1 बाहर आने के लिए फिर से कंडीशन वही लास्ट क्वेश्चन में जो थी कि आपको कितने -1 बनाएंगे, जितना ऑर्डर है। यहाँ पर ऑर्डर कितना चल रहा है, 3 ऑर्डर बाहर आ जाएगा। और क्या लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू माइनस डिटर्मिनेंट ए, और इसको हम ये लिख सकते हैं कि डिटर्मिनेंट ए का 2 टाइम्स इक्वल टू क्या होगा, 0। ऐसा तभी पॉसिबल है जब डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाएगी। तो इसलिए मैंने कहा कि अगर ऑड ऑर्डर है तो हमेशा ही वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। आंख बंद करके 0 आंसर लगा दीजिए ऑड ऑर्डर पे, 5 ऑर्डर, 7 ऑर्डर, 9 ऑर्डर, 11, 13, कितना भी हो, ऑड ऑर्डर का स्क्यू सिमेट्रिक है, डिटर्मिनेंट का वैल्यू नो डाउट 0 ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सिंपल, 2 डिटर्मिनेंट इक्वल बोल दिए इन्होंने, वैल्यू ऑफ एक्स निकालना है। क्या किया जाए, सिंपल सॉल्व कर देते हैं। 2/2 का मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट 2/2 में जाएगा, तो क्या जाएगा, x² - 36 इक्वल टू 36 - 36, ठीक है। तो कितना हो गया, x² इक्वल टू 36 और x इक्वल टू +-6, ऑप्शन सिंपल प्रॉब्लम। तो कई बार ऐसे सिंपल क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलते हैं। ये थोड़ा सा देखने में टफ लग रहा है कि इसमें एक डिटर्मिनेंट है, इसमें x भी है, ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल भी है थीटा, है ना, साइन थीटा, कॉस थीटा। अब मुझे बस इतना बताना है कि क्या ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू ऑप्शन 1 इंडिपेंडेंट है थीटा के, या इंडिपेंडेंट है x के लिए, या इंडिपेंडेंट है दोनों ही, x के लिए भी और थीटा के लिए भी, या फिर इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। क्या किया जाए, सिंपल ऐसे क्वेश्चन में तो थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। सॉल्व करके देखना पड़ेगा कि क्या बच रहा है। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे बच रहे हैं तो थीटा पे डिपेंड कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नहीं बच रहे हैं, केवल एक्स रिमेन हो रहा है, तो फिर ठीक है, इसका मतलब एक्स पर डिपेंड हो गया। और अगर दोनों ही बच जाएंगे तो दोनों पर डिपेंड करेगा, ठीक है। ये पूछ रहा है इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट मतलब कि क्या मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा ओनली, मतलब थीटा पर डिपेंड नहीं करता, मतलब थीटा पूरा इसमें से एलिमिनेट हो गया है, ऐसा, ठीक है। केवल एक्स बचा हुआ, थीटा नहीं है इसमें। इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स ओनली का मतलब है कि एक्स पर डिपेंड नहीं कर रहा है, मतलब एक्स पूरे में से एलिमिनेट हुआ है, कॉस थीटा साइन थीटा टाइप का कुछ ना कुछ बचेगा, ठीक है। और सी बोल रहा है कि नहीं, ना तो थीटा पे डिपेंड कर रहा है ना ही एक्स पे कर रहा है, मतलब थीटा भी रिमूव हो जाएगा, एक्स भी रिमूव हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा, ओनली नंबर्स के फॉर्मेट में आएगा, ठीक है। चेक कर लेते हैं इसको, तो एक्सपेंड कर देते हैं, ठीक है। एक्सपेंशन करेंगे तो क्या आएगा, एक्स टाइम ऑफ -x² - 1, ठीक है, और माइनस साइन थीटा, फर्स्ट रो के अलोंग कर रहे हैं, ठीक है, माइनस साइन थीटा, एक्स साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा, क्या जाएगा, माइनस साइन थीटा माइनस प्लस एक्स कॉस थीटा, ठीक है। ब्रैकेट ओपन करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, क्या बनता है, तो -x³ -x प्लस एक्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस एक्स कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो पहले तो साइन थीटा कॉस थीटा पहली फुर्सत में, इसको कैंसिल करते हैं। अब हमारे पास क्या बचता है देखते हैं, -x³ बचा है, -x बचा है, और एक x साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर है, तो उसमें से x कॉमन ले लेंगे, तो आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये तो आइडेंटिटी है और इसका वैल्यू 1 होता है, हमें सबको पता है, तो आ जाएगा -x³ -x प्लस एक्स इंटू 1, -x प्लस 1 भी कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग क्या बचेगा, -x³। इसमें थीटा नहीं बचा है, ओनली x बचा है, तो यहाँ पर ये इंडिपेंडेंट हो गया, विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, थीटा से इंडिपेंडेंट है ये, ओनली
क्योंकि एक्स उसमें है। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, 2 स्टेप का था। ठीक है, इट टेक्स हार्डली 2 मिनट्स। चलिए 9th प्रॉब्लम, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है। आपसे बस इतना पूछा गया कि इसका फॉर्मूला बता दूँ। ठीक है, कि अगर 3 आपके पास वर्टेक्स दिए हुए हैं जो कि ट्राइंगल के वर्टेक्स हैं। ठीक है, 3 वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल इज गिवन टू यू। ठीक है, ये हमारे पास ट्राइंगल है। ठीक है, ट्राइंगल है हमारे पास, और इसके जो वर्टेक्स है, लेट्स से दिस इज x1 y1। ठीक है, सेकेंड इज x2 y2, थर्ड इज x3 y3। अब आपको बताना है कि इसका एरिया क्या होगा। बच्चों वाला फॉर्मूला है, सबको याद है। अब क्या लिखते हैं डिटर्मिनेंट के फॉर्म में, थर्ड कॉलम ले लेते हैं 1 1 1। फर्स्ट वाले में फर्स्ट पॉइंट रख देते हैं, सेकंड में सेकंड पॉइंट पुट कर देते हैं, थर्ड में थर्ड पॉइंट पुट कर देते हैं। ठीक है, और इसका हाफ ले लेंगे तो यही आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल बन जाता है। ऑप्शन ए में ऐसा दिखाई दे रहा है, ऑप्शन ए, मतलब फॉर्मूला पूछा है सिंपल। 10th क्वेश्चन, लेट्स सी। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय 3 कोलिनियर पॉइंट्स, क्या पूछ रहा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय 3 कोलिनियर, मतलब क्वेश्चन देख ना क्या पूछा है कि 3 कोलिनियर पॉइंट है, उससे ट्राइंगल का एरिया बनाओ। ठीक है, आप में से कितने लोगों ने इसका आंसर 3 मतलब 2 या 1 बोला होगा, बता जरूर, क्योंकि ये 3 कोलिनियर पॉइंट्स हैं, मतलब 3 पॉइंट एक ही लाइन में हैं। और जब एक ही लाइन में पॉइंट होंगे तो क्या आंसर ट्राइंगल पॉसिबल है? कभी नहीं, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। जब ट्राइंगल ही पॉसिबल नहीं है तो एरिया बनेगा, क्या बनेगा एरिया? 0। कोलिनियर पॉइंट से ट्राइंगल नहीं बनेगा, ट्राइंगल का एरिया फिर क्या हो जाएगा? 0। सिंपल लॉजिकल प्रॉब्लम थी, मतलब आपके अंडरस्टैंडिंग थ्योरी के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइनर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इज द डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर। देखो थ्योरी में घुमा दिया है आपको, थ्योरी थोड़ी भी अगर आइडिया है तो आपको इसका आंसर लगाते देने लगी, बस थोड़ा समझना है कि बात कर रहे हैं माइनर की। और अगर हम देखें 3/3 का, अगर मैं डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स लेता हूँ 3/3 का, तो A11 A12 A13 A21 A23 A31 A32 A33। ठीक है, 3/3 का हो गया। अब मैं माइनर का हम लोग कैसे निकालते हैं कि जैसे मुझे A11 का माइनर निकालना है तो मैं क्या करूँगा, फर्स्ट रो रिमूव कर दूंगा, फर्स्ट कॉलम रिमूव कर दूंगा, और उसके बाद मैं माइनर निकालने के लिए M11 क्या करूँगा, डिटर्मिनेंट सॉल्व करूँगा। जैसे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम रिमूव करने के बाद जो बचेगा वो उतने ही एलिमेंट्स में सॉल्व करूँगा। तो उससे क्या होगा कि मेरा जो माइनर है वो डिटर्मिनेंट से तो आएगा, बट उसका जो ऑर्डर है वो रिड्यूस हो जाएगा। इनिशियली क्या था 3/3, तो ऑर्डर कितना रह गया 2/2। क्यों रह गया? क्योंकि हम माइनर निकालने के लिए एक रो एक कॉलम रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसा हम 4/4 का होगा तभी ऐसे ही करेंगे, 5/5 होगा तभी सेम ही करेंगे कि एक रो एक कॉलम रिमूव कर देंगे, ऑर्डर 1 रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, और जो भी डिटर्मिनेंट आएगा दैट इज कॉल्ड माइनर। ठीक है, तो यहाँ बात किसकी कर रहे हैं? माइनर की बात कर रहे हैं। ऑर्डर क्या है? n, और जब डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? n-1। 1 रो 1 कॉलम हम रिमूव कर देंगे ना, तो एक ही वैल्यू बचेगी बस। ठीक है, तो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, अगेन अनदर थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन 12 नंबर। यहाँ पे एक डी नाम का मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, दैट इज़ अ 3/3 डिटर्मिनेंट। ठीक है, अब आपको ये बोल दिया कि AIJ इज अ कोफैक्टर ऑफ CIJ। अच्छा, कोफैक्टर बोला है तो कोफैक्टर का डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज कोफैक्टर। ठीक है, कोफैक्टर कैसे निकालते हैं हम, कि हम CIJ कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, -1 पावर I + J MIJ। ठीक है, और जब हम आपसे पूछा है कि वैल्यू ऑफ डी पूछा है, मतलब डिटर्मिनेंट का वैल्यू बताना है। किसके फॉर्मेट में दिया? ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो कोफैक्टर के फॉर्मेट में दिया है। तो हमें पता है कि अगर हम फर्स्ट रो के अलोंग अगर हम एक्सपैंड करते हैं तो क्या होता है, फर्स्ट रो उसका कोफैक्टर आ जाएगा M11 माइनस A12 M12 प्लस A13 M13। अगर मैं फर्स्ट रो के अलोंग करता हूँ एक्सपेंशन तो मेरा कोफैक्टर क्या आएगा? ये आएगा A11
M11 A12 M12 A13 M13। और यही अगर मैं फर्स्ट कॉलम के अलॉन्ग अगर एक्सपेंशन करूँगा तो क्या आएगा, A11 M11 माइनस A21 M21 प्लस A31 M31। ये किसके फॉर्मेट में आ गया, माइनर्स के फॉर्मेट में आ गया, ठीक है। और माइनर्स को हम क्या लिखते हैं कि M11 को क्या लिखते हैं, कोफैक्टर। यहाँ पर कोफैक्टर को क्या नाम दिया हुआ है, कैपिटल AIJ, तो मैं M11 को क्या लिख दूँ, A11 माइनस M21 को क्या लिख सकते हैं, A12। वैल्यू पुट कर लीजिए आप, I की जगह 2 और J की जगह 1 रख दीजिए, आपको वैल्यू मिल जाएगी I की जगह 1 और J की जगह 2 रखने पर A21 सॉरी A21 I इक्वल टू 2 और J इक्वल टू 1। सिमिलरली I इक्वल टू 3 J इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, M31 का वैल्यू जाएगा A31। तो मैं माइनर्स को कोफैक्टर्स के फॉर्मेट में लिख सकता हूँ। तो ये सेकंड वाला जो है मेरे पास एक्सपेंशन A11 इंटू A11 प्लस A21 प्लस A31। तो आप देखेंगे कि ये जो एक्सपेंशन बन रहा है कोफैक्टर का वो वही है जो कि आपको, आप देखें कौन सा ऑप्शन आपको मैच कर रहा है इससे, फर्स्ट वाला तो A11 A12 A13। तो इसके साथ में मेरे पास क्या आना चाहिए था, 11 12 13। तो ये तो ऑप्शन कैंसिल हो गया। सेकंड वाले में फर्स्ट रो क्या अलॉन्ग किया गया, A11 A12 A13, लेकिन साथ में जो नंबर आ रहा है A11 A21 आ गया, ये गलत हो गया, ठीक है। थर्ड ऑप्शन अगर मैं चेक करता हूँ तो 21 के साथ यहाँ भी 21 आना चाहिए था, ये भी गलत है। तो अब ये सही है, A11 ये लास्ट वाला जो ऑप्शन है सेम वही है जो हमने मैच किया है। 13 नंबर क्वेश्चन, अगेन प्रॉपर्टी बेस, जिसके बारे में हमने बात की थी कि अगर A इंटू एडजॉइंट A इक्वल टू एडजॉइंट A इंटू A इक्वल टू डिटर्मिनेंट A इंटू I होता है। देखते से याद आना चाहिए, मतलब क्विक रिस्पॉन्स, ठीक है। तो ऑप्शन भी तुरंत निगाह में आने चाहिए, क्वेश्चन बाद में देखने का, ऑप्शन पहले देखना आना चाहिए। मतलब ऑप्शन से आइडिया लगता है कि यूज़ क्या करना है थ्योरी वाले क्वेश्चन में स्पेशली, ठीक है। अगर नंबर्स दिए तो आइडिया नहीं लगता, लेकिन अगर थ्योरेटिकल प्रॉब्लम है तो ऑप्शन पहले देखो, आइडिया लगेगा कि हाँ प्रॉब्लम किस पर बेस्ड हो सकती है, ठीक है। प्रॉपर्टी मुझे देखते याद आया, ठीक है। तो आप देखेंगे कि कैपिटल A मैट्रिक्स है आपका 2 3 -4 -6। अब इसमें से आपका क्या सही है, तो ऑब्वियस बात है प्रॉपर्टी याद है मुझे, ऑप्शन सी दिखाई दे रहा है, ठीक है। डिटर्मिनेंट में सॉल्व कर लेता हूँ, डिटर्मिनेंट इसमें कितना आएगा, -12 + 12 0, नल मैट्रिक्स बन जाएगा, दैट इज़ 0 0 0 0, ठीक है। तो ये सिंपल प्रॉब्लम। मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट प्रॉब्लम अगेन थ्योरी बेस्ड। मैं थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन क्यों ज़्यादा ले रहा हूँ, क्योंकि इसमें थ्योरी ही मोस्टली आपकी हेल्प करने वाली है, कैलकुलेशन भी थ्योरी बेस्ड होगा और थ्योरी तो है। अच्छा, A एंड B आर इन्वर्टेबल। इन्वर्टेबल का मीनिंग क्या हुआ कि इनका इन्वर्स किया जा सकता है, मतलब A का भी इन्वर्स पॉसिबल है, B का भी इन्वर्स पॉसिबल है। इसका मतलब दोनों का डिटर्मिनेंट 0 नहीं है, ना तो A का डिटर्मिनेंट 0 है, ना ही B का डिटर्मिनेंट 0 आता है, ठीक है। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, क्या सही नहीं है, ठीक है। फर्स्ट नंबर बोल रहा है कि भाई एडजॉइंट A इक्वल टू A इंटू A इन्वर्स। देखने में आपको अजीब सा लग सकता है, लेकिन आपने ये प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि भाई A इन्वर्स हमने निकाला है सभी ने 12th क्लास में। A इन्वर्स कैसे निकाला था, एडजॉइंट A डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट A, और इसी को हम यहाँ लिख रहे हैं एडजॉइंट A इक्वल टू डिटर्मिनेंट A मल्टीप्लाई विथ A इन्वर्स। ऑप्शन 1 एग्जैक्टली करेक्ट है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, करेक्ट ऑप्शन है। तो हमें पूछा है कि कौन सा करेक्ट नहीं है, याद रखने वाली बात है कि भाई गलत कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन तो करेक्ट है, गलत वाला पूछा है कि इसमें गलत क्या है, तो फर्स्ट वाला रॉन्ग नहीं है, इनकरेक्ट नहीं है, करेक्ट है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। सेकेंड बोल रहा है कि भाई डिटर्मिनेंट निकालो A का, और उसका देखो दो तरीके से लिखा हुआ है, डिटर्मिनेंट A पावर -1, एक बार अंदर एक बार बाहर है। इसका मीनिंग क्या है पहले समझ लो भाई, A का इन्वर्स निकाला है और उसके बाद डिटर्मिनेंट निकाला है, या पहले डिटर्मिनेंट निकालो और फिर क्या निकालो, इन्वर्स कैलकुलेट करो। तो दो अलग प्रोसेस हैं, पहले इन्वर्स कैलकुलेट किया देन डिटर्मिनेंट, या पहले डिटर्मिनेंट निकाला है बाद में इन्वर्स किया। तो इस प्रोसेस से फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों का आंसर सेम ही आता है, बाय प्रॉपर्टी हमें मालूम है। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट कंडीशन, तो इसको हम कैंसिल नहीं कर, ये हमारा आंसर नहीं है, ठीक है। थर्ड इज द रिवर्सल लॉ, क्लियरली रिवर्सल लॉ है आपके लिए, कल हमने मैट्रिक्स में भी पढ़ा था ये कि ये रिवर्सल लॉ है, ए बी इन्वर्स इक्वल टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स है, तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, तीन स्टेटमेंट करेक्ट है।
प्लस और माइनस में हमने शायद कल डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में कि प्लस और माइनस में रिवर्सल लॉ नहीं लगता है, प्लस और माइनस में हम ऐसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते इन्वर्स को, ठीक है। तो ये जो लास्ट वाला है वो स्टेटमेंट रॉन्ग है, ऐसा नहीं कर सकते हैं। ए प्लस बी का जो टोटल का इन्वर्स है वो इंडिविजुअल इन्वर्स का सम नहीं होता है, ठीक है, दैट्स नॉट इक्वल, ये इक्वल नहीं होता है, ठीक है। यहाँ इक्वल लिख दिया है तो ऑब्वियसली ये रॉन्ग है, तो ऑप्शन डी इज़ इनकरेक्ट। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, थोड़ा समझने वाली बात है। देखो आपको देखने में लग रहा है कि फंक्शन दे दिया डिटर्मिनेंट के फॉर्मेट में और पूछा है कि चलो एफ ए की वैल्यू 0 है, एफ बी का वैल्यू 0 है, एफ ज़ीरो का वैल्यू 0 है या एफ वन का वैल्यू 0 है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करने वाले हैं कि इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, चलो एक्सपेंड कर देते हैं, एक्सपेंड करने के बाद हम फिर वैल्यू पुट करके देख लेंगे कि फैक्टर क्या आ रहा है, ए फैक्टर है कि बी है, 0 है, 1 है, या फिर कुछ लोग इसको डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप देखें विदाउट एक्सपेंशन हम इसको कर सकते हैं कैसे, डायगनल के नंबर देखें, डायगनल नंबर क्या है 0, अगर डायगनल के नंबर 0 आ रहे हैं तो एक हमारे दिमाग में आना चाहिए कि ये स्क्यू सिमेट्रिक बन सकता है, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है ऑड ऑर्डर है तो 0 भी आ जाएगा, तो इसका ऑर्डर क्या है, ऑड है। डायगनल में नंबर 0 है, स्क्यू सिमेट्रिक बना दें तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो मेरा जो चारों ऑप्शन में मेन आइडिया क्या है कि भाई वैल्यू 0 आ रही है, वैल्यू 0 का मतलब है डिटर्मिनेंट वैल्यू 0, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ जो एफ एक्स है वो 0 आ रहा है, और एफ एक्स मैं अगर स्क्यू सिमेट्रिक बना लेता हूँ, इसको स्क्यू सिमेट्रिक बना लेता हूँ फॉर सम एक्स या किसी एक्स की वैल्यू के लिए, तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। अच्छा डायगनल तो 0 है, अब ऊपर नीचे एलिमेंट देखें तो x माइनस है, एक्स प्लस है, तो अगर मैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी चलता हूँ तो ये 0 अगर मैं पुट करता हूँ, x इक्वल टू 0 पुट करता हूँ तो क्या बनेगा, देखो 0 माइनस ए माइनस बी, ए 0 माइनस सी, बी सी 0। देखो डायगनल 0 है, अपर और लोअर जो आपका पार्ट है ट्राइंगुलर वैल्यू सेम है विद डिफरेंट साइन, तो क्या हुआ, स्क्यू सिमेट्रिक बन गया। स्क्यू सिमेट्रिक बना तो क्या हुआ, आंसर आंख बंद करके 0। तो ये स्क्यू सिमेट्रिक का आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्क्यू सिमेट्रिक हुआ, एडजॉइंट हुआ, इन्वर्स है, ठीक है, ट्रांसपोज है, इनकी प्रॉपर्टीज़ पर बेस्ड क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो इन पर ज़्यादा फोकस करें, ठीक है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक ज़रूर करो, और टेलीग्राम पे अगर आप ज्वाइन नहीं हुए हैं तो आप ज्वाइन कर लें, ये सारी PDF आपको टेलीग्राम पर अवेलेबल हो जाती हैं, जैसे लेक्चर अपलोड होता है तो उसके बाद अवेलेबल हो जाएगी। बाकी कुछ लोग डिमांड कर रहे हैं कि हम शेड्यूल डालें, तो हाँ ठीक है, हम शेड्यूल का भी ट्राई कर रहे हैं, शेड्यूल आपको एक प्रॉपर फोकस शेड्यूल मिल जाएगा, लेकिन अभी ये मानिए मोस्ट प्रोबेबली आपको मॉर्निंग में क्लास मिलेगी, मॉर्निंग में ही वीडियोस आपके नोटिफिकेशन आएगा, तो आप बेटर है नोटिफिकेशन ऑन करके रखें कि आप जब सुबह जब उठे तो आपके सामने आपका मैथ्स का लेक्चर हो, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए आपके पास क्वेश्चन हों। तो फर्दर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए तो आप टेलीग्राम पर आप करेक्ट रहें, और कोई भी अपडेट होगा तो हम टेलीग्राम पर डाल देंगे, ठीक है। तो क्लास का शेड्यूल भी टेलीग्राम पर ही आ जाएगा, ओके। सो थैंक यू, है ना। तो हमारे 2 टॉपिक कंप्लीट हो गए, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।